like how we are going to, I'll just show you how we are going to proceed with our subject, as well as how we are going to take attendance. That is also I'm going to show you just now. So first हम लोग के पास we have this Excel sheet here. I'll just share with you. So I'll give you one Google form, और वो Google form you have to fill, और उसमें the name, how you are going to enter your name, just like we have your name present in this attendance sheet, तो similar way में आपको यहाँ पे provide करना है. So Google form कैसे भरना है वो आपको पता ही है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ Google form आपको मिलेगा. Okay, you will get this type of Google form. यहाँ पे you have to enter your email address, नेम जैसा आपका अटेंडेंस शीट में आपका नेम है वैसा एंटर करना है. फर्स्ट योर सरनेम, देन योर नेम, बिकॉज बाद में जब हम लोग अगर टैली करते हैं, कभी अगर मैं सर्च करके डायरेक्ट अगर प्रेजेंट मार्क करने की ट्राई करता हूँ, प्रॉपरली नहीं मिलता है नाम. सो बेटर टू प्रोवाइड दिस वे. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद आवर सब्जेक्ट. पाइथन सब्जेक्ट है हम लोगों का, एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर. सो आप लोग में से बहुत सारे हम लोगों का कभी पहले इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है. दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ. इसके पहले कभी हम लोगों ने कोई सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट साथ में डिस्कस नहीं किया. सो मैं आपको ऑनलाइन कैसे इंस्टॉल करते हैं हम लोग पाइथन, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. प्रैक्टिकल्स ऑफ कोर्स थियरी के साथ में हम लोग थोड़े बहुत प्रोग्राम्स करेंगे, एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम लोग प्रैक्टिकल्स के लिए अलग से जो थोड़े बहुत सेशंस है वो देखेंगे. बट थियरी के साथ में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत रहेगा हम लोग छोटे मोटे कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस करते चलेंगे. एंड इफ़ यू डोंट हैव कंप्यूटर एट योर प्लेस, नो इश्यूज़, यू कैन एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम्स जस्ट बाय इंस्टॉलिंग पाइथन कंपाइलर इन योर मोबाइल एज वेल. तो बहुत सिंपल है, छोटा सा कंपाइलर आता है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. इट इज़ अवेलेबल फॉर आईफोन एज वेल एज फॉर एंड्रॉयड डिवाइसेस बोथ. अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे कि आपको अगर पाइथन इंस्टॉल करना है तो हम लोग कैसे करेंगे. सो मैंने अभी तक अपने लैपटॉप में यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल नहीं किया, मैं आपको अभी इंस्टॉल करके बताता हूँ. सो टू इंस्टॉल अ पाइथन हम लोगों को python.org ये साइट पे जाना है. I hope my browser is visible to everyone. Yes, guys? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. हाँ, so first we have to visit at python.org. यहाँ पे जाके आपको बेसिक बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पाइथन इज़ ओपन सोर्स, और उसके बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, ट्यूटोरियल्स है, वो आपको फ्रीली अवेलेबल है. सो वी कैन डायरेक्टली जस्ट यूज़ दोज डॉक्यूमेंट्स एज वेल. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, गो टू डाउनलोड्स, और आपका जो सिस्टम है ना उसको ऑटोमेटिक यहाँ पे बहुत बार वो लोग डिटेक्ट कर ही लेते हैं. सो मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ 10 अवेलेबल है. सो एज यू कैन सी, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़. मैं इसको डाउनलोड करता हूँ. ओके, सो नाउ आई एम शेयरिंग माई कंप्लीट स्क्रीन विथ यू. आई होप इंस्टॉलेशन विंडो जो आया है वो सबको विजिबल है. Yes, sir. हाँ, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको दो वर्जन्स मिलेंगे. इंस्टॉल यहाँ पे आपको बता रहा है कस्टमाइज एक वर्जन इंस्टॉलेशन बता रहा है, या आपको अगर वो नहीं करना है ऐड पाइथन 3.8 टू पाथ, ये आपको बेसिक बता रहा है. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आई थिंक मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी है, मैं भूल गया हूँ, तो वापस मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ. लेकिन अगर आपको करना है तो यहाँ से आप इंस्टॉलेशन स्टेप्स फॉलो. ये आपका फर्स्ट पॉइंट है. इसके साथ में अभी हम लोगों के पास दिस आर आर नोट्स, ठीक है. पाइथन इंस्टॉल है मेरे कंप्यूटर में, इसलिए मैं वापस नहीं कर पा रहा हूँ. तो मैं अभी वापस उसको इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल करना हो गया, सॉरी, नहीं इंस्टॉल नहीं था, ठीक है. सो यहाँ पे वो इंस्टॉलेशन अभी कंटिन्यू हो रहा है. इट विल टेक सम टाइम. एंड आपका जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है उसमें इफ़ यू नो कि हम लोगों के पास वहाँ पे ही डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने का, नोट्स शेयर करने का ऑप्शन अवेलेबल है.
सो आपका जो टीम्स है ये दिस इज़ आवर टीम, और उसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइल्स वाला ऑप्शन मिलेगा। तो आपके जो भी पाइथन के नोट्स है, प्रैक्टिकल्स है, वो सारे मैं यहाँ पे, ये जो क्लास मटेरियल है, ये क्लास मटेरियल के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। तो आप यहाँ से वो सेम मटेरियल जो भी है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने एस वाई में सी प्लस प्लस, सॉरी एफ आई में आपने सी प्लस प्लस ऑलरेडी पढ़ा है, तो एटलीस्ट यू ऑल आर अवेयर अबाउट बेसिक प्रोग्रामिंग। बेसिक प्रोग्रामिंग मीन्स आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत सारा कुछ प्रोग्रामिंग पता है। व्हाट आई एक्सपेक्ट कि आपको एटलीस्ट बेसिक प्रोग्राम हम लोग कैसे करते हैं, क्या लिखते हैं, एटलीस्ट इतना तो आपको पता होगा। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम तो लिखा रहेगा। सो आई ओनली एक्सपेक्ट दिस मच फ्रॉम यू। उसके आगे हम लोग जो भी चीज़ें हैं वो वन बाय वन यहाँ से ही हम लोग पढ़ते जाएंगे साथ में। सो मैं आपको जो भी सिखाऊंगा वो स्क्रैच से ही सिखाने वाला हूँ। कोई ऐसे अजम्पशंस नहीं रखूंगा मैं कि आपको आता है नहीं आता है, बिकॉज लॉकडाउन में हम लोगों को प्रमोट किया गया है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने पढ़ाई नहीं किया रहेगा, बिकॉज वी ऑल लाइक लास्ट टाइम पढ़ने वाले। तो आई नो आपको इस बार लास्ट सेमेस्टर के बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कुछ याद भी नहीं रहेगा ज़्यादा करके, तो हम लोग धीरे धीरे वो सेम यहाँ पे रिवाइज करते जाएंगे चीज़ें जहाँ जहाँ पे ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको अगर सी प्लस प्लस हम लोगों ने पढ़ा है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है इतना अगर थोड़ा कंसेप्ट अगर पता है तो भी इनफ है। नहीं पता है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और सी प्लस प्लस तो आपने पढ़ा ही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इतना तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग guys? Yes, anyone, guys? Object-oriented programming is like creating a class and a method of that class. Okay, and so why do we require, like if I say we object oriented programming is very useful for us, and that's why आप देखोगे तो most of languages which we use for development, either we call mobile app development or a web development or any other kind of embedded development, mostly we I mean almost all the times we prefer object oriented programming. So there has to be some reason behind using object oriented programming, right? So that's what I'm asking, like why always using or most of time using object oriented programming is must. हम लोग के पास दूसरे भी लैंग्वेजेस है, लाइक सी लैंग्वेज विच इज़ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, लेकिन हम लोग फिर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एंड बाय द वे सी प्लस प्लस जो है वो पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न आप देखेंगे तो आपने देखा नहीं रहेगा कि कोई एक सॉफ्टवेयर हम लोगों ने सी प्लस प्लस यूज़ करके बनाया है। आप देखो कि सी प्लस प्लस में आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं मिल पाता है, और अगर हो तो भी सिंपल नहीं हो पाएगा। छोटा मोटा प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और उसके सामने अगर हम लोग देखेंगे कि आपको अगर उसमें कोई सी प्लस प्लस के अंदर अगर आपको जैसे कोई GUI ऐड करना है, जैसे हम लोग वेबसाइट अगर यूज़ करते हैं तो आपने देखा रहेगा वहाँ लॉगिन के लिए टेक्स्ट बॉक्स होता है, पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, लॉगिन क्लिक करने के लिए बटन्स होते हैं। तो ऐसे जो फॉर्म्स होते हैं वो भी सी प्लस प्लस में पॉसिबल नहीं है। बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में GUI ऐड करना भी इजीली पॉसिबल है। सो सी प्लस प्लस हम लोग का पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। तो एटलीस्ट अगर हम लोगों को हाँ इतना पता है कि क्लास होता है, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन और क्या रीजंस होते हैं जिसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं? Okay, Yash, object-oriented programming emphasize on data rather than algorithm. Okay.
समझा नहीं मैं। एल्गोरिदम एल्गोरिदम मतलब लॉजिक होगा, तो वो तो आएगा ना। Object oriented programming emphasize more on bottom up approach rather than top down approach like C. But data pay rather than algorithm means the logic which we are going to use to develop any of our application or a program. So logic is must if we talk about any programming language, whether we talk about C, C++, Python, Java या .NET या any लैंग्वेज. सो एल्गोरिदम मतलब जो मेन लॉजिक हम लोग लिखने वाले हैं, तो वो तो आएगा ही. सो बिना लॉजिक के अगर हम लोग अपडेट करें, दैट्स नॉट पॉसिबल. यस, एनीवन एल्स? Sir, data hiding. क्या क्या? डेटा Hiding. डेटा हाइडिंग. ओके, और वो कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? Abstraction. एक्सट्रैक्ट की एनकैप्सुलेशन. Encapsulation. Encapsulation. हाँ, वेरी गुड. Application. हाँ, वेरी. And we can use polymorphism. ओके, पॉलीमॉर्फिज्म, वेरी गुड. Inheritance. हाँ. Inheritance. Inheritance. देखो यहाँ पे आपको ब्राउजर दिख रहा है ना? ब्राउजर विजिबल है ना? मैंने मेरा कंप्लीट स्क्रीन शेयर करके रखा आपके साथ. Yes, sir. हाँ. सो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के. पाइथन स्टार्ट करने के पहले आपको एटलीस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. डायरेक्टली अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. So better to start with some concept of object-oriented programming itself. So ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना ज़रा. कंसेप्ट बहुत सारी चीज़ें वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं. And then we'll start with Python. I hope diagram is done. So Sir, 1 minute. Okay. So first we'll talk about classes and object. So as you can see, class and object क्या होता है. यहाँ पे हम लोग के पास किसी का माइक ऑन है, बंद कर दो. ओके. सो फर्स्ट अगर आप उप्स के कंसेप्ट देखेंगे तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आते हैं. हियर यू कैन थिंक अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. ओके, और इसके साथ में थोड़े और कंसेप्ट यहाँ से ही हम लोग को पता चल जाएंगे, या फिर ये वाला अगर डायग्राम देखोगे तो यहाँ से भी पता चलेगा. दिस आर द ऑब्जेक्ट्स. हम लोग के पास एक क्लास है जिसका नाम है कार्स. ओके, अब यहाँ पे हम लोग ये क्लास क्यों बना रहे हैं, या नॉट जस्ट इन पाइथन बट बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कंसेप्ट आपका सेम होगा. हम लोग एक बार कोड लिखते हैं और उसको हम लोग 10,000 lakhs of time we can reuse that code. So first just note it down, side by side diagram के साथ में just note करना. Reusability of a code is the most important part of OOPS. Reusability of existing code. Reusability of existing code is most important part in OOPS. So what do you mean by reusability? Yes, anyone? With the help of this diagram, can anyone explain what do you mean by reusability of a code? Sir, class of car can be used multiple times. Okay, like how? Can you explain this diagram? क्या है ये diagram? Sir, when we take the object Toyota, so we can consider the class car. When we take Honda, we can consider the class car. हाँ. So what we are trying to explain here, or with the help of this diagram,
वी हैव अ कार क्लास, और उसके अंदर अगर आप देखेंगे आई कैन डिराइव सेम कोड फ्रॉम दिस क्लास, बिकॉज कोई भी अगर कार रहेगा तो उसमें सर्टन पार्ट सेम रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल 4 व्हील रहेंगे, उसके एक इंजन रहेगा. ड्राइविंग के लिए हम लोग के पास थोड़े बहुत जो टूल्स रहेंगे वो हमेशा सेम रहेंगे. हाँ, वॉट डिफर्स इज कंपनी, size of that car, and size of that engine. There might be 2000 cc, 3000 cc. कोई तो अलग अलग साइज के इंजिन्स रहेंगे, कलर चेंज हो सकता है. सो दैट मीन्स यहाँ पे इफ आई से दिस इज टोयोटा कार या फॉक्सवैगन है या फोर्ड है, तो वी हैव डिफरेंट कार्स, लेकिन उसका मेन जो प्रॉपर्टीज है, उस मेन जो काम है वो तो सेम रहेगा. एसी सपोज सारे कार्स में रहेगा, पेट्रोल कार तो सारे पेट्रोल कार्स हो सकते हैं, डीजल तो सारे डीजल कार्स भी हो सकता है. तो थोड़ा कुछ चेंजेस रहेंगे वहाँ पे, कंपनी स्पेसिफिक सर्टन कुछ फंक्शंस चेंज होंगे. लेकिन मोस्ट ऑफ जो एक आर्किटेक्चर, नॉर्मली अगर मैं कार बोलता हूँ तो हम लोगों को एक अज्यूम करना बहुत सिंपल पड़ता है कि ओके कार मतलब ड्राइविंग सीट होगा, बाजू में एक सीट होगा, अगर छोटा कार है तो 4 सीटर रहेगा, बड़ा कार है तो 8 सीटर जितना हो सकता है, और उसके साथ में थोड़े कुछ फंक्शंस चेंज होंगे. बट मोस्ट ऑफ फंक्शनलिटी रिमेन सेम इन ऑलमोस्ट ऑल दी कार्स. तो हम लोगों ने क्या किया है, वो सारे फंक्शंस यहाँ पे हम लोगों ने बना दिए एक ही बार में. ठीक है, और क्लास क्या होता है वो समझते हैं हम लोग. देखो यहाँ पे अगर आप ये वाला अगर एग्जाम्पल देखोगे कार का, क्लास इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. okay, note down this definition. Class is collection of data members and member functions. Class is a collection of data members that is variables. Class is a collection of data members that is variables and member functions. Member functions मतलब methods. तो यहाँ पे हम लोग के पास एक क्लास है जिसका नाम है कार. अब इसके सर्टन वेरिएबल्स रहेंगे. वेरिएबल्स आई होप हम लोगों को पता है. वेरिएबल्स जैसे यहाँ पे ये देखो, ये डॉग वाला क्लास है, इसके डेटा मेंबर्स और ये उसके मेंबर फंक्शंस है, मेथड्स है. तो डॉग वाला जो क्लास है, इसके डेटा मेंबर्स क्या है, वो कौन से ब्रीड का है, क्या साइज है, एज क्या है, कलर क्या है, ये क्या हो गए उसके वेरिएबल्स हो गए. दिस आर द वेरिएबल्स, और वी कैन से दिस आर द डेटा मेंबर्स. ओके, एंड मेथड्स क्या रहेंगे एक डॉग के, डॉग कैन ईट, स्लीप, सिट, रन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो एग्जैक्टली सिमिलर वे अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ जो कार्स है उसके जो फंक्शंस है, फंक्शंस रिमेन्स द सेम. डेटा मेंबर्स माइट डिफर लाइक कंपनी, साइज, कलर, engine का जो साइज है, लाइक सम कार माइट बी हैविंग 2000 cc engine, सम कार माइट बी हैविंग 3000 cc ऑफ इंजन. तो यहाँ पे वो चेंज होंगे, बट जो फंक्शंस है, मोस्ट ऑफ फंक्शंस रिमेन्स द सेम. सो हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार में एक ही क्लास बनाएंगे जिसका नाम रहेगा कार्स, और एक कॉमन फंक्शंस हम लोग यहाँ पे बना देंगे एक ही बार, बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से. एक ही बार में हम लोग सारे फंक्शंस या मेथड्स लिख देंगे, और उसके बाद में आप चाहे टोयोटा के लिए बनाओ कार, टाटा के लिए बनाओ, ये सेम फंक्शंस हम लोग वहाँ पे इनहेरिट करेंगे, कॉल करेंगे. मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने कोडिंग लिखा है वो हर कार के लिए बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा. अब जो चेंजेस होंगे वो क्या रहेंगे, डेटा मेंबर्स चेंज होंगे. जैसे कार का ब्रांड कौन सा है, कितने साइज का कार है, उसका कलर कौन सा है, और बाकी के सर्टन स्पेसिफिकेशंस जिसके बेस के ऊपर वन कार माइट बी डिफर फ्रॉम अदर कार्स. सो फंक्शंस रिमेन्स द सेम, डेटा मेंबर्स माइट चेंज फॉर एवरी अदर कार. सो ये आपका डेफिनेशन हो गया ऑफ अ क्लास. क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स दैट इज वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शंस दैट इज मेथड्स. नोट डाउन दिस डायग्राम विथ क्लास डेफिनेशन.
Yes, हो गया. Can we proceed further? Okay. Now draw this diagram. What can you understand from this? We have a class जिसके अंदर these are some properties or variables of that class and these are the methods. So यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? We have inherited or we have derived most of methods and few properties from car class for Ford company. Similar way here as well, we have derived few properties and most of methods from this car class for Toyota company. So I hope this is very much clear to everyone. Just a moment. Okay. So we have a class with the name cars, or else here we have a class with the name dog. Now I can have different types of dog. And this all dogs belongs to one class. तो ये सारे उसके objects होंगे. Right? Like I can have Labra, I can have Alsatian or many other breeds. Same way यहाँ पे भी अगर cars का अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने एक कॉमन क्लास बना दिया है, एक बार उसका कोड लिख दिया है. अब मैं जितने बार ये कोड को यूज करूंगा, रीयूज करूंगा. सो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या है? रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कोड. राइट वंस, यूज इट मिलियंस ऑफ टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स, एज मेनी टाइम्स एज यू वांट. सो once we have created a class called car, then we can inherit for each and every other model which comes in a market. सो लाइक यहाँ पे फोर्ड है, फोर्ड के वापस मल्टीपल दूसरे मॉडल्स रहेंगे. टोयोटा है तो टोयोटा का इनोवा रहेगा और कोई दूसरा कार रहेगा उसका. तो ये सारे उसके ऑब्जेक्ट हो गए. मतलब अलग अलग कार कंपनी, ब्रांड, कलर वाले जो आपको मार्केट में दिखते हैं, दिस ऑल आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन कॉमन क्लास दैट इज कार्स. एग्जैक्टली सिमिलर वे वी कैन से वी हैव अ ह्यूमन क्लास. ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे we might be having a human class or a student class. So यहाँ पे क्या होगा? I'll create one class which is named as student. और अब जितने अलग अलग स्टूडेंट आएंगे, whether it is male or female, चेंजेस क्या होंगे? सिर्फ सबके डेटा मेंबर्स चेंज होंगे. डेटा मेंबर्स मीन्स रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल. फंक्शंस रिमेन्स द सेम, राइट? एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे ह्यूमन क्लास भी आपको कहीं पे तो मिलेगा. नहीं है यहाँ कहीं पे, ठीक है, let it be. So human class में क्या होगा? I can create a human class. Like humans के क्या functions रहेंगे? Human can listen, talk, see, they can run, walk, they can do many other things. So ये सारे functions हम लोगों ने define किए. And now जो भी एक नया बच्चा born होगा, he is an object of that human class. तो अगर हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस बनाए, फ्यू फंक्शंस आर स्पेसिफिकली फॉर मेल ऑब्जेक्ट्स, फ्यू फंक्शंस स्पेसिफिकली फॉर फीमेल ऑब्जेक्ट्स. तो अब जो ऑब्जेक्ट नया बॉर्न हो रहा है वर्ल्ड में, वो ऑब्जेक्ट फीमेल कैटेगरी का है या मेल कैटेगरी का है, बेस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट विल इनहेरिट फ्यू फंक्शंस स्पेसिफिक टू देयर जेंडर फ्रॉम ह्यूमन क्लास. सो क्या हो गया? एक ही बार कोड लिखा है. अब जितने बार नए ह्यूमंस बॉर्न होते जाएंगे उतने बार आप वो सेम कोड को सिर्फ इनहेरिट करते जाओगे, रीयूज करते जाओगे. आपको बार बार हर एक नया बच्चा जो बॉर्न हो रहा है या हर एक नया कार जो आप बना रहे हो, उसके लिए बार बार आपको सेम कोड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. तो रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. एंड एज वी से वन स्टेटमेंट, वन वेरी गुड स्टेटमेंट वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट सेमेस्टर. आपका जो SPM सब्जेक्ट है एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आप पढ़ते रहोगे. $1 वी इन्वेस्ट ऑन डेवलपमेंट इक्वल टू $2 वी हैव टू इन्वेस्ट ऑन मेंटेनेंस ऑफ द सेम कोड. अगर मैं $1 इन्वेस्ट करता हूँ कोई कोड डेवलप करने के लिए, तो उसके सामने वो कोड को फ्यूचर में कंटिन्यूसली मेंटेन करने के लिए आई हैव टू इन्वेस्ट $2. बिकॉज एज एंड व्हेन द साइज ऑफ कोड गेट्स इंक्रीज, तो उतना आपका मेंटेनेंस गेट्स वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज एवरी अदर टाइम, एवरी ऑल्टरनेट डे यू विल फाइंड सम और द अदर बग्स और एरर. एंड दैट इज द मेन रीजन मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन विच वी यूज इन आवर मोबाइल्स एज वेल, आपको फ्रिक्वेंटली उसके अपडेट्स आते रहते हैं. आफ्टर एवरी वीक और 10 days or 15 days you will find an update for every other app which we have in our mobile phones. So उसका रीजन क्या है? We have a lot of coding available, or they have lot of coding they have done within those applications.
सो आपको ऑलरेडी जब आप प्रोफेशनल एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स वॉट एवर वी से आप बनाते हो तो एक बहुत बड़ा कोडिंग ऐसे ही बन जाता है उसका, और उसमें अगर आप रिपीटेशन करते जाओगे ना तो वो सेम कोड का साइज 10 to 15 टाइम्स बड़ा हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोड एज वेल एज एग्जीक्यूट ऑन सम बेसिक डिवाइसेस जिसका कन्फिग्रेशन काफ़ी अच्छा नहीं है. So instead of that, what we can do, we can use object-oriented programming languages. This is the power of OOPS, reusability, the most important function. So यहाँ पे I hope now this car example is very much clear to everyone. Just draw this diagram as well. Try to remember the concept with the help of diagrams, and in support we can add some coding later. अभी मैं आपको कोई coding नहीं बता रहा हूँ. We are only going to start with such examples. So make sure कि आप ये सारे examples note करके रखो. Okay, now we'll discuss the second concept of object-oriented programming language, जो यहाँ पे हम लोगों ने diagram में देखा था. That is encapsulation. देखो यहाँ पे encapsulation है. So let's start discussing about the encapsulation. So as you can see यहाँ पे क्या बताया, class है. Now class के अंदर we have some variables and methods. This is the capsule. अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप जब तक ये डेटा को प्रॉपरली या सिक्योरली नहीं रखते हैं, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है. आप देखोगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने कोई तो एक कोड लिखा हुआ है. अब वो जो कोड या फंक्शंस है और द मेथड्स वी आर टॉकिंग अबाउट, दोज मेथड्स शुड बी protected. So if those methods or functions are protected, one cannot easily get the access of those functions or methods. So encapsulate karna, it means hiding the data or protecting the data which is very much sensitive with respect to our applications. If we don't hide or secure those data, it gets very difficult to maintain the security level. और अगर सिक्योरिटी अगर ब्रीच होता है, वी माइट लूज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा और अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मेनी ऑफ आर क्लाइंट और कस्टमर्स. तो आप जब भी कोई एक सिक्योर डेटा अगर स्टोर करने की ट्राई करते हैं तो वो टाइम पे आपको उसको बहुत प्रॉपर वे में रखना पड़ता है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इफ़ यू टॉक अबाउट बैंकिंग टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन, इफ़ आई ट्राई टू डेवलप अ बैंकिंग एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन, तो वो टाइम पे अगर मेरा बैंक में कितने लोग हैं, आई मीन कितने कस्टमर्स है, वो कस्टमर्स का जो डिटेल है, उनका अकाउंट इन्फॉर्मेशन, उनका बैलेंस कितना है, और वो कितने बार उन्होंने अपने अकाउंट में कोई पैसा ऐड किया है, विड्रॉ किया है, दिस ऑल आर वेरी मच कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. तो ये इन्फॉर्मेशन फेच करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम लोगों को वो जो डेटा है उसको एनकैप्सुलेट करना पड़ेगा. अगर मैं बहुत सिंपल वे में अगर आपको यहाँ पे ये पाइथन हटा के अगर उप्स में अगर हम लोग समझे, सो एनकैप्सुलेशन इज लाइक दिस. जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम. एनकैप्सुलेशन मीन्स वेयर वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू कंबाइन एवरीथिंग. एनकैप्सुलेट करेंगे हम लोग क्लास, वो क्लास के अंदर मेथड्स और वेरिएबल्स रहेंगे, और वो जो मेथड्स और वेरिएबल्स है ना उसको हम लोग सिक्योर वे में रखेंगे. और वो सिक्योर वे में कैसे रखेंगे वही हम लोग को सीखना है. सो वेरी फर्स्ट यू सपोज टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ड्रॉ करो एनकैप्सुलेशन का. आप सिर्फ डायग्राम से ही बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हो. आपको अलग से डेफिनेशन भी नहीं अगर लिखाना तो भी आप इजीली इसको याद रख सकते हो. यस, यहाँ पे अगर मैं एनकैप्सुलेशन बोलता हूँ, द कैप्सूल विच वी कैन सी, दैट कैप्सूल इटसेल्फ इज योर क्लास. सो क्लास का डेफिनेशन अगर हम लोग बोलेंगे तो क्लास इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स, दैट इज वेरिएबल्स, एंड मेंबर फंक्शन, दैट इज मेथड्स. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू एनकैप्सुलेट और व्हाट वी आर गोइंग टू रैप, वी आर गोइंग टू रैप डेटा, दैट इज डेटा मेंबर्स और वेरिएबल्स विद फंक्शंस. इसको कंबाइन करके हम लोग एक क्लास बनाएंगे. अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये फंक्शंस जो है ना, ये फंक्शंस को सिक्योर रखना रहता है. अगर आपने ये फंक्शंस को अगर सिक्योर नहीं रखा तो एनीवन कैन गेट द एक्सेस ऑफ दिस फंक्शन, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन दे कैन गेट द एक्सेस ऑफ डेटा एज वेल. एंड दैट इज द मेन रीजन आपको क्या करना है, यहाँ पे ये डेटा को एज वेल एज ये फंक्शंस को सिक्योर रखना है. एंड टू
मेक दिस थिंग सिक्योर हम लोग यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज करते हैं. एक्सेस स्पेसिफायर्स आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ. जस्ट नोटेड डाउन दिस 3 पॉइंट्स एनकैप्सुलेशन का. क्विकली नोटेड डाउन 3 पॉइंट्स. जो हम लोग कार का एग्जाम्पल देख रहे हैं तो वहां पे मैं क्या एनकैप्सुलेट करूंगा. कार ये उसके डेटा मेंबर्स हो गए और वेरिएबल्स हो गए. नाउ व्हाट वी मीन बाय वेरिएबल, जस्ट नोट इट डाउन. वेरिएबल इज अ स्मॉल, what do you mean by a variable? Anyone? Variable is a small memory location where we can store some basic data. Like in one variable I can store the model number of this car, speed, engine size, etc, etc. So just to store one model number we required one small storage location, one memory storage location, small memory storage location to store small amount of data. तो यहाँ पे we have created one variable with the name model which can store just a small information like model number of this car. And now which type of data this variable can store, it depends on, or we can define it with the help of data types like int, float, char, etc, etc. So let's suppose if I want to store string type of value, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो वेरिएबल होगा इसका डेटा टाइप मतलब कौन से टाइप का डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर विद इन दिस स्मॉल मेमोरी लोकेशन और अ वेरिएबल. सो उसके आगे हम लोग उसका डेटा टाइप लिख देंगे सो दैट सिस्टम कैन ऑल्सो इजीली अंडरस्टैंड एज वेल एज द डेवलपर एज वेल एज द अदर पर्सन हु इज गोइंग टू वर्क विद दिस वेरिएबल. दे कैन इजीली अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ डेटा वी हैव स्टोर्ड विद इन दिस वेरिएबल और विद इन दिस स्मॉल मेमोरी लोकेशन. तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग मॉडल लिखा, देन इंट स्पीड लिखा एंड अगेन स्ट्रिंग इंजन. सो क्या होगा, मॉडल is a variable which can store string type of a data. String type of a data matlab it can store alphabets as well as numbers as well as special characters. Speed is of integer type of a data. It can store only complete or whole number. Integer means a complete or a whole number. I cannot write a speed which is 10.20. डेसिमल पॉइंट इट वॉन्ट अलाउ. अगर डेसिमल पॉइंट में अगर आपको स्पीड सेव करना है देन हम लोग को यहाँ पे डेटा टाइप अगेन चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम इंट टू फ्लोट और डेसिमल. सेम वे इंजन स्ट्रिंग टाइप का है. देन यहाँ पे जो हम लोगों के मेथड्स है वी कैन डिफाइन डेटा टाइप बिफोर दिस मेथड्स एज वेल. जैसे हम लोग वॉइड लिखते हैं, समटाइम्स वी कैन राइट इंट, या फिर आपने बहुत बार हम लोग मेथड्स या फंक्शंस के आगे कोई डेटा टाइप लिखते हैं वो भी देखा रहेगा. नाउ अदर थिंग इन एनकैप्सुलेशन, हाउ कैन वी एनकैप्सुलेट विद द हेल्प ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स और मॉडिफायर्स. सो एज यू कैन सी दिस इज द टेबल प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स. This one is quite simple. बाद में हम लोग वो दूसरा कोई देखेंगे. So access specifier, as the name suggests, access specifiers means who can access those variables as well as functions or a methods. So if I define any function or a method or variable as a private, so वो function को या वो method को I can access within that class only. बराबर है. यहाँ पे देखो ये आपका क्लास का सिंटेक्स है. ऐसा एक क्लास आपने कभी तो बनाया रहेगा C++ में. तो अब ये जो ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक का ये आपका क्लास का डेफिनेशन है. यहाँ से आपका क्लास, अगर मैं कोई एक फंक्शन को प्राइवेट अगर बनाता हूँ तो वो प्राइवेट फंक्शन जो है उसका लाइफ, उसका लिमिट कितना रहेगा, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट से ये एंडिंग ब्रैकेट तक का. ठीक है. सो यहाँ पे आपको ये बता रहा है प्राइवेट. अगर मैंने कोई एक फंक्शन को, जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों ने
कोई एक मेथड बनाया void sum नाम का, इसको हम लोगों ने पब्लिक डिफाइन किया. अब इसके जगह पे मैं आई कैन राइट प्राइवेट एज वेल, आई कैन राइट प्रोटेक्टेड एज वेल. सिमिलर वे यहाँ पे हम लोगों ने कोई वेरिएबल्स डिफाइन किए. देखो इंट, दो वेरिएबल डिफाइन किए x एंड y, एंड उसका डेटा टाइप है इंटीजर, एंड उसके आगे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, प्राइवेट. नाउ इंस्टेड ऑफ प्राइवेट आई कैन राइट प्रोटेक्टेड, पब्लिक एज वेल. सो अब यहाँ पे ये जो क्लास का डेफिनेशन है ना, ओके, जस्ट नोट इट डाउन दिस डेफिनेशन ऑफ दिस क्लास. उसके बाद में आपको वहाँ पे वो टेबल आपको नोट करना है, बिकॉज ये एक्सेस स्पेसिफायर्स, ये डेफिनेशन अगर याद रहेगा तो आपको पता चलेगा वेयर वी कैन यूज दिस एक्सेस स्पेसिफायर्स, एंड विद द हेल्प ऑफ सच एक्सेस स्पेसिफायर्स we can apply encapsulation concept, or we can control who can access our data, or we can protect or hide our data. So what we can understand with the help of this small example, we have some variables which are of private type, we have some functions or a methods which is of public type. Now when I create a main function, एंड मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ आर क्लास. यहाँ पे अगर आप देखेंगे द नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज एग्जाम्पल फॉर सिस्टम. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, क्लास नेम, एंड वी हैव क्रिएटेड वी हैव इनिशियलाइज्ड एन ऑब्जेक्ट हियर, वी हैव इनिशियलाइज्ड एन ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या है obj2 और obj1. Now this two object can get the access of only this function. This object cannot get the access of this variable because this variable are of a private type. It is only accessible within this bracket limit, not outside this bracket limits. Now next अगर आप देखेंगे, अगर मैंने कोई functions को या कोई जो हम लोगों के क्या बोलेंगे हम लोग, अगर हम लोगों के कोई मेथड्स है या वेरिएबल्स है उनको अगर मैंने प्राइवेट डिफाइन किया है, सो आई कैन एक्सेस दोज मेथड्स एंड वेरिएबल्स और फंक्शंस विद इन माय क्लास लिमिट इटसेल्फ, नॉट आउटसाइड माय क्लास लिमिट. तो अगर कोई डिराइव्ड क्लास या कोई आउटसाइडर क्लास उसको कॉल करने की ट्राई करेगा तो वो नहीं कॉल कर पाएगा, उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा. उसके लिए वो डेटा, वो मेथड्स हिडन है, उसको उसका एक्सेस नहीं मिलेगा. बराबर है. वो फंक्शंस या मेथड्स जो आपने प्राइवेट डिफाइन किया है वो आपके क्लास के लिए है, वो प्राइवेट हो गया, वो सिक्योर हो गया आपके क्लास के लिए ही. आउटसाइड दैट क्लास कॉलिंग दोज मेथड्स और वेरिएबल इज नॉट पॉसिबल. देन प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड में क्या होगा, मैं वो क्लास के अंदर कॉल कर सकता हूं उसको और डिराइव्ड क्लास में भी कॉल कर सकता हूं. नाउ फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर, डिराइव्ड क्लास और आउटसाइडर क्लास होता है. ये इसका मतलब क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूं, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस. और ये टेबल ड्रॉ कर लो, आपने जो प्रोग्राम का सिंटेक्स लिखा उसके नीचे ये टेबल ड्रॉ कर लो जल्दी से. और पब्लिक क्लास अगर मैं बनाता हूं तो वो हर एक जगह पे कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है. इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी. टाइटल देना एक्सेस स्पेसिफायर्स. ओके, सो नाम पे से क्या पता चलता है, एक्सेस स्पेसिफायर्स, हु कैन एक्सेस, हु कैन नॉट एक्सेस. बराबर है. वेयर कैन वी एक्सेस, वेयर वी कैन नॉट एक्सेस. तो एक्सेस कहाँ पे होगा उसको स्पेसिफाई करने वाले जो चीज है उसको हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं. अ वेरी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज. एक्सेस स्पेसिफायर मतलब जो एक्सेस क्लास के अंदर जो आपके वेरिएबल्स है और मेथड्स है उनका एक्सेस डिफाइन करते हैं, जो उनको हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर्स बोलते हैं. और ये एक्सेस स्पेसिफायर्स आपके क्लास के अंदर के जो मेथड्स या वेरिएबल्स है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. प्राइवेट हो सकता है जो सिर्फ क्लास के अंदर रहेंगे. जैसे आप समझो कि अगर मैं ऑफिस जाता हूं तो वो जो ऑफिस का मेरा जो जॉब है दैट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी. वो मेरा कोई कजिन है, मेरा भाई है या मेरी कोई वाइफ होगी, उनको भी वो जॉब का एक्सेस नहीं मिलेगा. इट इज टोटली प्राइवेट फॉर मी और माई सेल्फ. प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मतलब मेरा बाइक है, मेरा कार है या मेरा घर है तो दैट कैन बी एक्सेस्ड. और my brother, my sister, my wife, my children's or many other people within my family can get the access of house, car, bike and many other properties. जैसे आप भी यूज करते हो, आप अपने पेरेंट्स का घर यूज करते हैं, आप वहां पे रहते हैं, आपके पेरेंट्स के पास कार होगा, बाइक होगा,
आप उसको यूज करते हैं, आपके पेरेंट्स के पास टेलीविजन है, आप वो यूज करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप है, आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो मतलब ये प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी हो गया, हर कोई उसको यूज नहीं कर सकता। मेरे फैमिली मेंबर्स ओनली, माय फैमिली मेंबर्स कैन ओनली गेट द एक्सेस ऑफ सच प्रॉपर्टीज, not any outsider. If some outsider ask me for my bike or a car, of course I'm not going to hand over my bike or car to any stranger, right? So exactly similar way here as well, when we talk about protected type of access specifier, मतलब within our relation जो आते हैं, those people within a relation, people only can get the access of some properties which is specifically defined for family members or a class which comes in our relation. Public like public train, public transports, any person, any XYZ person can get the access of those public properties. So this properties are openly available or accessible to anyone. ठीक है। सो यहाँ पे ये आपके 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स है। सो जो हम लोग एनकैप्सुलेशन का जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, वो एनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट के अंदर we can get or we can protect our things we can encapsulate or we can hide our data with the help of access specifiers. So I hope this is very much clear to everyone. Now next concept is inheritance. So as you can see, inheritance क्या होगा, we have तो हम लोग स्टार्टिंग से क्लास ही डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे भी ले सकते हैं। एज यू कैन सी इनहेरिटेंस, सो हु कैन इनहेरिट व्हाट थिंग्स, लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स। हाँ, दिस इज द बेटर वन। So we have created a parent class. Remember, parent-child type relations होते हैं inheritance में. So we have one parent class called as bank account. Now we might be having different types of bank account under one bank. So वहाँ पे we might be having saving account, current account, investment account और ऐसे बहुत सारे दूसरे accounts हो सकते हैं हम लोग के पास। तो वो टाइम पे अगर आप देखेंगे I might be inheriting few properties like deposit and withdraw, और ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपके नीचे के सारे क्लास जो है वो इनहेरिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप एक वर्ड देखेंगे ना, ओवर राइडिंग, मतलब एक विड्रॉ वाला जो फंक्शन है, विड्रॉ फंक्शन कैन बी ओवर राइडिंग, मतलब हम लोग ओवर राइड करेंगे। बैंक अकाउंट के अंदर उन्होंने एक सिंपल जो क्लास बनाया उसके अंदर उन्होंने एक फंक्शन लिख दिया है कि withdrawal of amount is possible, but this withdrawal amount is different for each and every other account. Some might be withdrawing just 500 or 1000 rupees, some might be withdrawing 5 lakh or 10 lakh rupees or even more. So withdrawal amount जो है ये account to account change होगा। तो मतलब उसका जो लॉजिक है कि हम लोग account balance चेक करेंगे, if account balance is greater than the amount which user or customer trying to withdraw, then allow them. सो वो टाइम पे क्या होगा, विड्रॉल के अंदर जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे भी वर्क करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये फंक्शन को ओवरराइड किया है, मतलब लॉजिक उसका सेम है, आउटपुट उसका यहाँ पे अलग मिलेगा, सेम वे यहाँ पे उसका आउटपुट अलग मिलेगा। सो प्लेस टू प्लेस उसका आउटपुट चेंज होते जाएगा। सो हम लोगों ने क्या किया है, इनहेरिटेंस में एक क्लास के प्रॉपर्टीज हम लोग इनहेरिट करते हैं, राइट। सो हम लोग के पास अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस भी होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव डिफरेंट क्लास, पॉलीगॉन क्लास है, ये आपका पेरेंट क्लास है। देन पॉलीगॉन मतलब एनी शेप, जहाँ पे भी हम लोग पॉलीगॉन मतलब बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं पॉलीगॉन मतलब, राइट। जहाँ पे स्टार्ट पॉइंट मीन्स एंड पॉइंट, वो पॉलीगॉन हो सकता है। अब वो ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ऑक्टागोनल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसके बहुत सारे साइड्स होते हैं उसको पॉलीगॉन बोलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक सर्कल जो है वो भी यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज ड्रॉ कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, ट्राइंगल भी कर रहा है, रेक्टेंगल भी कर रहा है। सो यहाँ पे ये आपके अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। आप अपने पेरेंट्स के पास से कोई प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हो, लाइक आपने उनका घर इनहेरिट किया है, तो ये इनहेरिटेंस होता है। मतलब पेरेंट क्लास के पास से कोई प्रॉपर्टीज हम लोग डिमांड करते हैं। जैसे क्लास ए पेरेंट क्लास है, क्लास बी चाइल्ड क्लास है, तो क्लास ए के पास से कोई प्रॉपर्टीज हम लोगों ने इनहेरिट किया है।
जैसे आप अब तक कोई जॉब नहीं करते हो, अर्निंग नहीं है, आप अपना खुद का घर नहीं ले सकते या खुद का बाइक या कार नहीं ले सकते, तो जब तक आपके पास खुद का बाइक कार या घर नहीं आता है तब तक आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो। सो ये इनहेरिटेंस हो गया। नेक्स्ट जो है पॉलीमॉर्फिज्म। अब इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म बहुत सिमिलर साउंड करते हैं। इनहेरिटेंस में हम लोग प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम लोग बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा, एक कोई तो प्रॉपर्टी, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मेनी ए टाइम वी कैन री एक्सेस द सेम फंक्शंस, लाइक बैंक अकाउंट में यहाँ पे ये इनहेरिटेंस हो रहा है, लेकिन इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, विड्रॉ वाला जो फंक्शन है ये मल्टीपल टाइम्स हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर सेविंग अकाउंट, फॉर चेकिंग द बैलेंस एज वेल एज फॉर दिस। सो विड्रॉ एक्शन इज डायरेक्टली परफॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट क्लास। तो यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट क्लास के पास जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ रिजल्ट अलग अलग मिलेगा अलग अलग लोकेशंस के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया कि अगर विड्रॉवल फंक्शन जो है उसका लॉजिक सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग अकाउंट में जो कस्टमर्स जो है, अकाउंट होल्डर्स जो है, वो अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करेंगे, तो हर एक का आउटपुट जो है वो अलग आएगा। किसी का आउटपुट 5000 आएगा, किसी का आउटपुट 50,000 आएगा, किसी का आउटपुट 5 lakhs आएंगे। तो बेसिकली ये फंक्शंस जो है, ये फंक्शन एक ही बार हम लोगों ने कहीं पे तो पेरेंट क्लास पे स्टोर किए हैं। पॉली मतलब मैनी ए टाइम वी आर जस्ट कॉलिंग दिस फंक्शंस, और वो एग्जीक्यूट करके आपने जो अमाउंट दिया है उसका रिजल्ट वो फिर चाइल्ड क्लास के पास भेज देगा, और चाइल्ड क्लास उसके हिसाब से अपने अकाउंट होल्डर को वो सेम आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। सो जैसे अगर मैं सेविंग अकाउंट में जाके मैंने बोला 5000 विड्रॉ करना है, तो पेरेंट क्लास के पास ये जो विड्रॉवल वाला फंक्शन है, यहाँ पे 5000 वाला अमाउंट गया, विड्रॉवल क्लास ने क्या किया, मेरा अकाउंट बैलेंस चेक किया, इफ इट इज ग्रेटर देन 5000 और द अमाउंट विच आई ट्राई टू विड्रॉ, वो यहाँ पे इसको अलाउ कर देगा। वो अलाउ वाला जो आउटपुट है वो सेविंग के पास है, सेविंग वाले ने मुझे 5000 निकाल के दे दिया। सो ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। सो इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म आर एग्जैक्टली वन एंड द सेम। द ओनली डिफरेंस इज पॉलीमॉर्फिज्म में एक सेम चीज हम लोग बार बार, पॉली मतलब मेनी ए टाइम वी आर गोइंग टू रीयूज समथिंग विच इज एक्सेसिबल और विच इज प्रेजेंट देयर एट पेरेंट्स पार्ट, उसको आप रीयूज करेंगे, आप उसको रीयूज करेंगे, लेकिन वो एक्सेस कहां पे रहेगा, हमेशा पेरेंट क्लास के पास रहेगा। देन लास्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्ट लेवल्स होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट लेवल कैसा दिखेगा, देखो यहां पे एब्स्ट्रैक्शन, फुल नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर। अब एब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा, वी आर गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट, वी माइट नॉट नीड ऑल दिस कस्टमर्स इन्फो फॉर अ बैंकिंग एप्लीकेशन, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सर्टन एब्स्ट्रैक्शंस, यहाँ पे देख लो एक बार प्रॉपरली समझ लेते हैं। Abstraction is a concept of object oriented that shows only essential attributes and hides unnecessary information. Just note it down, this definition, guys. Abstraction. Main purpose of abstraction is to hide unnecessary informations. अकाउंट ओपनिंग के लिए और कोई काम के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना ही इंफॉर्मेशन हम लोग बताएंगे, बाकी का इंफॉर्मेशन हम लोग हाइड कर देंगे। डन हो गया। Yes, sir. ओके, जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल, जो डेफिनेशन आपने लिखा उसके नीचे। सो अकाउंट ओपनिंग के लिए व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, टैक्स इन्फॉर्मेशन, दैट इज पैन कार्ड। बाकी का जो इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो एब्स्ट्रैक्शन में द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन विल ओनली बी डिस्प्लेड, रेस्ट अदर इन्फॉर्मेशन वी आर गोइंग टू
हाइड इट। सो इससे क्या होगा, आपका जो सर्वर से हम लोग जो डेटा डिमांड कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड डेटा ही आपके पास आएगा, तो उससे बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ सर्वर का बच जाएगा एंड प्रोसेस गेट्स मोर फास्टर, रिस्पॉन्स टाइम गेट्स बेटर एज कंपेयर टू द ओल्डर एप्लीकेशन विच वी वर यूजिंग प्रीवियसली। ओके गाइज, देखो यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्शन में क्या दिया हुआ है, वी हैव अ पर्सन नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्किल एंड जॉब्स। ओके, सो वी हैव सम इंफॉर्मेशन गिवन हियर एंड यहाँ पे क्या है, जॉब है, कंपनी, पोजीशन, सैलरी। अब यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, on the left side with the real entities, a person and a job. In the middle we can see a programming abstraction with only needed properties in our application. The instance of class that represents, instance of class का मतलब object होता है, instance of class means object. So यहाँ पे क्या बोला है, that represents concrete people and job as shown in the circle right side image. So यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, we have only defined or we have only provided information which is very much necessary with respect to someone's information profile or creating a CV or other kind of things. So this is what we mean by abstraction. Okay, so जितने भी आपके यहाँ पे कंसेप्ट है उप्स के सारे मैंने बता दिए, शॉर्ट में बताया है. I don't know whether we remember few of concept from here जो हम लोगों ने C++ में डिस्कस किए थे. Whether you remember it or not, it's fine. बट हम लोग फिर भी स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, और एज इन व्हेन रिक्वायर्ड जब भी वो कंसेप्ट वापस रिपीट होगा तब हम लोग और डिटेल में विद फ्यू मोर एग्जांपल्स वी कैन अंडरस्टैंड इट. बट फॉर नाउ this is the basic concept, this is the main basic understanding which is required to start with our subject, that is a Python, which is fully object oriented programming language. Python which is a fully object oriented programming language where we can connect Python with database. I can create different applications using a Python language. I can also connect Python with Java and many other programming languages as well. So there might be possibility that half of my application is developed using a Java language and rest half of application is developed using a Python language. So Python is also a flexible language. Remember, this is a flexible technology. So whenever we study any programming language, it should be very much clear. It should be very much clear in our head why we are using or why we are learning that technology. Is this a latest technology? Is it currently used by industry level applications, as well as why they are using? Is it a flexible technology or not? C++ is not a flexible technology. It is very difficult to use. That's why you can't find एनी एप्लीकेशन जो आज के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं वो C++ में बना रहेगा. बट फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग हम लोग C++ पढ़ लेते हैं. वो नहीं भी पढ़ेंगे तो भी डायरेक्टली दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग बहुत इजीली पढ़ सकते हैं. सो देयर इज़ नो वे कि हम लोगों को वो रिक्वायर्ड ही होगा. आप अपने जो कोई फ्रेंड्स रहेंगे जो ऑलरेडी जॉब पे रहेंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हो. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू आपने C++ पढ़ा था कि नहीं. व्हाट दे वांट, आपको जावा, .NET, कोई तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या अगर कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं आता है तो आपको डेवलपमेंट के स्किल्स होने चाहिए. मतलब आपका जो माइंड है वो लॉजिक अप्लाई कर सकता है कि नहीं, ये होना चाहिए. अगर मेरा लॉजिक क्लियर है तो मैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकता हूँ. इट इज़ दैट सिंपल. सो वेदर आई कैन डेवलप समथिंग इन जावा, PHP, .NET, Python, any other language. आपके ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये सेम कंसेप्ट हर एक लैंग्वेज में अप्लाई होता है, सिर्फ सिंटेक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है. सो यहाँ पे इसके लिए आपके ये कंसेप्ट सेम होने चाहिए. आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज उठा के देखो, आपको ये कंसेप्ट सारे सब में ही मिलेंगे. उसी के लिए हम लोग उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. तो पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिकॉज उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे. हाँ, यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, कितना सिंपल है यूज़ करने के लिए, ये हम लोगों को देखना है आगे. सो यहाँ तक मैंने जो भी बोला, आई होप क्लियर है सबको.